कैसे है? आशा करता हूँ सब सही से मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे, क्योंकि ठंडी आ रही है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। आप स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तभी पढ़ने लिखने में मन लगेगा, बीमार हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई भाड़ चली जाएगी। पहला क्या है? स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना, ठीक। आज हम पढ़ाने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 10th वालों का, वो है जनन। क्या होता है? जनन इंसानों में कैसे होता है, ये सबसे दिलचस्पी है, ये हमको पता है। इंसानों में जनन कैसे होता है, ये सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। उसके पहले थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और बताते हैं पुष्पों में कैसे होता है। बात थोड़ी धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे पुष्पों में कैसे जनन होता है। तो देखिए, पुष्प दो तरह के होते हैं। पुष्प कितने तरह के? पहला एक लिंगी, मतलब एक पुष्प एक ही रहेगा, उसी में पुरुष और स्त्री की तरह काम करेगा। और एक होता है एक पुष्प केवल स्त्री के असर होगा और दूसरा पुष्प पुरुष। मतलब पुष्प भी दो तरह के होते हैं। एक ही पुष्प में नर मादा दोनों पाए जाएंगे प्रजाति पुष्प के, और एक ऐसे होते हैं कि केवल एक पुष्प नर है, एक पुष्प केवल मादा है, ठीक है। इतना विशेष ध्यान रखना है। तो पहले हम देखते हैं लैंगिक जनन। क्या देखेंगे? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब होता क्या है? लैंगिक, इसको लैंगिक नहीं, यहाँ पे बिंदी ठोक देना, हो जाएगा लैंगिक। क्या हो जाएगा? लैंगिक। लैंगिक जनन। क्या? जनन। जनन, जनन का मतलब है जन्म लेना। क्या होता है? जन्म लेना। तो जब एक दो तरह के जेंडर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जेंडर। एक नर और मादा, मेल फीमेल आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद संयोग होता है, संयोग से नए संतति, नए जीव की उत्पत्ति होती है, इसे बोलते हैं लैंगिक जनन। जब तक नर और मादा आपस में सहयोग नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे, तब तक यह जनन नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। जन्म लेने के लिए नर मादा मेल फीमेल का एक होना जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये पुष्पों में होता है, किसमें? पुष्पों में, और दूसरा मानव में। किसमें किसमें? पुष्पों में और मानव में, ठीक है। तो पुष्प में होते हैं, तो पुष्प में दो तरह के होते हैं। पुष्प में क्या होते हैं? दो तरह से। स्वपरागण, कौन सा? स्वपरागण। और दूसरा होता है पर परागण। कौन सा? पर परागण। परागण। कोई दिक्कत? और इसमें तो जमा करते हुए कट होता है, इसमें कोई होता नहीं है, ठीक। अब चलो देखते हैं कि स्वपरागण क्या होता है। कोई दिक्कत? स्वपरागण के बारे में अगर चर्चा करें तो स्व मतलब होता है अपने ही में, कहीं में, अपने ही में। तो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो एक ही पुष्प में, इसमें एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों के गुण मिलते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इसे बोलते हैं उभयलिंगी। क्या बोलते हैं? उभयलिंगी पुष्प। मतलब नर और मादा दोनों के ही गुण होते हैं, मतलब नर के भी जो जेंडर होते हैं और पुरुष, नर मतलब पुरुष हो गया, और मादा मतलब फीमेल, मतलब मेल फीमेल दोनों के ही जननांग। क्या? जननांग मतलब संतति, नए जीव को उत्पन्न करने के लिए जिन अंगों की आवश्यकता होती है, वो एक ही पुष्प में दोनों अंग उपस्थित रहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। मतलब जो पुष्प स्त्री भी है पुरुष भी है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। बात समझ? ध्यान से। उभयलिंगी मतलब दोनों लिंग, मतलब चाहे फीमेल हो चाहे मेल, दोनों एक ही पुष्प में हो तो कैसे वो पुष्प क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा लोग? उभयलिंगी। और जिस पुष्प में केवल एक लिंग हो, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का, अगर उसमें एक ही जेंडर है प्रेजेंट, तो वो कहलाएगा एक लिंगी। क्या कहलाएगा? एक लिंगी। तो स्वपरागण जो होता है, कौन सा परागण? स्वपरागण। ये होता है उभयलिंगी में। किसमें होता है? उभयलिंगी में। तो आज हम चर्चा करेंगे स्टार्टिंग में स्वपरागण। किसके बारे में? स्वपरागण। चलिए मेरे साथ हाथ लिखना चालू कीजिए। स्वपरागण कौन सा लिखेंगे? स्वपरागण। लिखिए वे पुष्प जिनमें, लिखो जब किसी पुष्प, किसका? जब किसी पुष्प के पुंकेसर
के पुंकेसर में क्या रहते हैं? पराग कोष रहता है। क्या रहता है? पराग कोष, जहां पे पराग के कण ठोस ठोस के भरे रहते हैं। ठीक, तो क्या होगा? पुष्प के पुंकेसर के पराग कोष, इतना कोष है ना, खजाना बहुत, ठीक है ना। पुंकेसर के पराग कोष, पराग कोष के पराग कण, कौन सा कण? परागण करने के लिए जो कण होते हैं, पराग कण निकल कर क्या करते हैं? निकल कर स्त्री के सर, पुरुष के निकल के कहा जाएंगे? स्त्री के पास, स्त्री के पास। ठीक, तो निकल कर स्त्री केसर के पास, कहा? स्त्री केसर, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक, कहां तक बेटा? वर्तिकाग्र तक जाते हैं। क्या करते हैं? जाते हैं या पहुंचते हैं। तो इस घटना को या इस क्रिया को क्या कहेंगे? तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? स्वपरागण। क्या कहेंगे? स्वपरागण, परागण कहते हैं। और हाँ, याद रखना, किसी एक ही पुष्प, किसी एक ही पुष्प के पुंकेसर, यहां लिख सकते हो किसी एक ही, क्या लिख देना? एक ही पुष्प के पुंकेसर के पराग कोष के पराग कण निकल कर किसी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जाते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? स्वपरागण। इसका चित्र लिख बनाकर हम थोड़ा सा बताते हैं, तब तक इसको थोड़ा सा घटा दें। घटाना तो पड़ेगा भाई, जगह नहीं है, थोड़ा सा तुम बना रहे हो बेटा। डायग्राम नहीं लिखोगे तो कैसे बनेगा? उसको लिखो, ये कॉपी में लिखा है तो ठीक है। और परीक्षा अध्ययन में ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में आए हैं, इनको लिखिए। ये मैं रुक जाता हूँ नीचे का, ठीक है? ये ठीक, हाँ ठीक है बेटा लोग। ये मान लेते हैं पुष्प, चित्र तो बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए यार। परीक्षा अध्ययन बुक में चित्र बने हुए हैं, देखिए इधर आधा भाग इधर का होता है स्त्री केसर, और इधर आधा का भाग होता है पुंकेसर। पुंकेसर के पराग का ये जो उठे हुए हैं मुंह उठा के, ये क्या करता है? हवा चलेगी या कोई जा रहा है धीरे छू ले तो फूलवा का ये पराग कण क्या करेंगे? टूट जाएंगे, झड़ जाएंगे। झड़ के कहा गिर जाते हैं? इंद्र। ये कहलाता है स्त्री केसर का वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। ये ऐसे क्या कहता है? मुंह खुला रहता है, जैसे कि गिरेगा आराम से पकड़ेगा। ठीक, तो ये यहाँ पे एडजस्ट कर लेगा, मतलब अडॉप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। यहीं पे इसका क्या होगी? पूरी जनन की प्रक्रिया चालू होगी। तो यह परागण क्या कहलाता है? स्वपरागण। क्या कहलाता है? स्वपरागण। और इसके बाद आता है पर परागण। क्या आता है? पर परागण। तो लिखिए, इसी में मैं उसको ऐड कर देता हूं, पर परागण। क्या नाम दे दीजिए? पर परागण। पर परागण में किसी जब किसी एक ही बोला है ना, तो बोलोगे एक पुष्प। किसका? जब किसी, यहां लिखना, जब किसी एक पुष्प, किसका? एक पुष्प के पुंकेसर के पराग कोष के पराग कण निकल कर दूसरे पुष्प, किसके? दूसरे पुष्प में, दूसरे पुष्प के, कहा? दूसरे पुष्प के स्त्री केसर में कहा जाता है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जाते हैं। तो इस क्रिया को, ठीक, अब चलिए देखिए, इस तरह से क्या होता है? इस क्रिया क्या करते हैं? पर परागण। वहां पे स्वर था, उसको चेंज करके क्या कर लीजिए? पर। क्या कर लीजिए? पर परागण। ठीक है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आगे चलना है। पौधे में तो पढ़ लिए परागण, अब जिसके लिए कब से आप इंतजार करके बैठे हैं उसको सुनिए। देखते हैं आपको कितना पता है पहले से, कितना पता नहीं है। पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा जरूरी भी है। हम सब जानते हैं, जब कोई एक छोटा सा बच्चा नन्हा से जन्म लेता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। उसमें
लगातार समय के परिवर्तन के समय के अनुसार उसके रहन सहन, बोलचाल, रंग रूप में भी परिवर्तन होता रहता है। तो फिर हमको ये जानना है, आप ध्यान दिए होंगे, छोटा बच्चा रहता है, ठीक, उसके शरीर में कहीं बाल नहीं रहते, फिर धीरे बड़ा होगा, उसके सर के बाल बड़े होंगे, ठीक, और उसके हाथ पांव डेवलप करने लगेंगे, सर बड़ा रहता है शुरू में, फिर धीरे धीरे बॉडी बढ़ती है तो सर लगता है कि उसको छोटा हो रहा है, लेकिन सर की वृद्धि थोड़ा कम स्पीड से होती है, उसका रेट कम रहता है। मतलब आपको ये पता होगा कि जैसे जैसे मानव के शरीर बढ़ता है, बढ़ने के साथ साथ उसके शरीर में कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से लड़कियों में अलग परिवर्तन दिखने को मिलते हैं और लड़कों में अलग। लड़कों में देखने को क्या मिलेगा कि धीरे धीरे यौनावस्था आने लगेगी, दाढ़ी मूंछ आने लगेंगे, ठीक, और जो बाल होते हैं वो कैसे काले होने लगेंगे। इसी तरह से गर्ल्स में भी क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होंगे, उनके बाल बड़े होंगे, जल्दी बढ़ते हैं, और लड़कों की तुलना में उनका देखने से ही उनको ऐसा हमको एहसास होता है, आभास होता है कि लड़का ही लड़की है। वो चेहरे के रंग में, रूप में परिवर्तन धीरे धीरे होने लगता है शुरू से ही। और धीरे धीरे जैसे ही बालिकाएं होती हैं, 11-12 साल की होती हैं, 12-13 साल, हमारे भारत देश की जो जलवायु है अत्यंत गर्म है। कैसी है? गर्म है। इस जलवायु के कारण जो बालिकाएं होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनमें लगभग 12 साल 13 साल की उम्र में है, उनमें रजो धर्म स्टार्ट हो जाता है। रजो धर्म को आप लोग भली भांति जानते होंगे, क्या कहते हैं? रजो धर्म उसको बोलिए, या फिर इसी को एमसी, क्या बोलते हैं? एमसी। इसका फुल फॉर्म होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये हर महिला में, स्त्री में लगभग जो 12 साल या 13 साल की उम्र क्रॉस कर जाती है, उनमें ये परिपक्वता आने लगती है। वो हर महीने ये इसका एक साइकिल चलता है, ये फिक्स है, हर महीने आएगा ही आएगा, लगभग 4 से 5 दिन तक चलता है, ठीक है। जो भी चलता है लगभग 4-5 दिन इसका टाइम पीरियड होता है, उस समय चलता है। इसको शॉर्ट में कोई कहने बोल जाए भाषा में पीरियड भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये स्टार्ट हो जाता है लगभग 12 वर्ष की आयु से। कितने वर्ष के? 12 वर्ष से। इसका एकमात्र कारण है हमारे यहाँ की जलवायु। भारत की जलवायु गर्म है, इसी कारण ये स्थिति आती है। 12-13 साल की उम्र में ही बालिकाओं में स्टार्ट हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एमसी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और इसको जनरल भाषा में पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसके अलावा धीरे धीरे स्तन ग्रंथियां भी डेवलप होती हैं। और स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं? हर स्त्री में बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां होती हैं। और इसी वजह से इंसान, जैसे पुरुषों में देखेंगे कि छोटे रहते हैं उनको दाढ़ी मूंछ नहीं आते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं दाढ़ी मूंछ आना चालू होता है, दाढ़ी घनी होने लगती है, ठीक है। और उनको देखने से, फेस को देखने से लगता है कि ये इसका उम्र बढ़ रहा है, मतलब एक अलग से ही उसमें देखने के आभास होने लगता है, नया दृश्य दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये अक्सर धीरे धीरे होने लगता है 16-17 साल, 18 साल। और ये हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। जिसके अंदर अधिक हार्मोन्स है उसका 16 साल में ही आने लगेगा, जिसमें हार्मोन्स की कमी है वो 22 साल में हो जाता है, फिर उसके दाढ़ी मूंछ नहीं आते हैं। तो ये अलग अलग लोगों में, अलग अलग इंसानों में ये परिवर्तन देखने को मिलता है। ये सब किसका परिवर्तन है? समय का, हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, लेकिन हाँ चेंजेस जरूर होगा, ठीक है। तो अब इसके आगे चलते हैं, जीवों में जन्म कैसे होता है। जन्म होने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का सहयोग होना जरूरी होता है, ठीक है। जब तक स्त्री और पुरुष आपस में संभोग नहीं करेंगे तब तक उनमें प्रजनन नहीं हो सकता। पुरुष के शुक्राणु जो होते हैं स्त्री के अंडाशय के अंडाणुओं के साथ जाकर निषेचित होते हैं, और गर्भाशय में जाकर निषेचित होंगे, और वहां पर बनेगा भ्रूण का निर्माण। तभी वहां से एक नए संतान, नए जीव, नए बच्चे का निर्माण होता है, जो उसके गर्भ में लगभग 9 महीने के आसपास पलता है। उसके बाद उसका जन्म होता है। इस प्रकार से मनुष्यों में क्या होता है? लैंगिक जनन। मनुष्यों में दोनों जेंडर का होना बहुत जरूरी है। जब तक महिला और पुरुष एक नहीं होंगे, आपस में संभोग नहीं करेंगे, तब तक उनमें नए बच्चे का, नए जीव का उत्पन्न होना संभव नहीं है। लेकिन आजकल एक आ गया है सेरोगेसी, सुने होंगे। सेरोगेसी का मतलब होता है कि किसी और का शुक्राणु, किसी और का अंडाणु
उसको अगर कुछ लोग जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको इतना समय नहीं है कि 9 महीने तक बच्चे को पेट में पाले, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने शुक्राणुओं, अपने अंडाणुओं को मिलाकर किसी दूसरी महिला के जो गरीब होती है या फिर जो उस पैसा लेकर या किसी माध्यम से उसको सह सके, झेल सके, तो उसके गर्भाशय में उनके शुक्राणुओं को मिलाकर निषेध कराया जाता है और उसके गर्भ में उन 2 लोगों के बच्चे को पाला जाता है। इस सिस्टम को बोलते हैं सेरोगेसी। ये है अच्छी बात, लेकिन ये कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जैसे कोई बच्चा उत्पन्न हुआ लेकिन वो उसके सभी अंग पार्ट्स सही से डेवलप नहीं हुए, तो उस बच्चे को लेने से जो माँ बाप बोले रहते हैं और जिनके वो अंडाणु शुक्राणु मिले होते हैं वो मना करते हैं, तो उसका लावारिस हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति पर सरकार ने क्या कर दिया है, बैन कर दी थी, ठीक ना। तो ये संभव नहीं है। एक मूवी भी आई थी, उसमें पंकज त्रिपाठी एक्टिंग किया है, ठीक ना। क्या नाम है उसका बेटा, कैसे, ठीक ना, ऐसे कुछ नाम है। उसमें वो हीरो एक्ट्रेस का नाम याद नहीं आ रहा है, वो सेरोगेसी की मदर बनती है, वो उसके बच्चे को पालती है जो विदेश से आए होते हैं। तो ये सिस्टम है, आप किसी दूसरे के बच्चे को भी दूसरे के पेट में पाल सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्की होता है, इसलिए ऐसा सिस्टम लागू नहीं है, लेकिन होने को हर चीज पॉसिबल है। अब हम आने वाले वीडियो में बताएंगे मानव में नर मादा दोनों में जनन अंग होते हैं, मतलब जनन करने के लिए, बच्चा बनने के लिए कुछ अंग है।